हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो की शुरुआत होती है। मैं इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि जो एसएससी जीडी का मेडिकल हुआ है, मेरा पहला दिन पहली तारीख 12 तारीख को मेडिकल शुरू हुए थे एसएससी जीडी के, और मेरा एसएसजी ग्रेटर नोएडा रेफरल हॉस्पिटल में पड़ा था, जहाँ पहले जिसके फिजिकल हुए मोस्टली उनके वहीं पे मेडिकल हो रहे हैं। तो मेरा एसएससी जीडी का मेडिकल जो है वो एसएसजी ग्रेटर नोएडा रेफरल हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। मोस्टली आईटीबीपी ने करवा रखा है ये, तो मोस्टली लोगों का वहाँ पे पड़ा था जिनका स्टार्टिंग में फिजिकल था। तो पहले सबके यूआर लोग हैं, जितने भी यूआर कैटेगरी के उनके हो रहे हैं। फिर उसके बाद उनमें से गर्ल्स हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़। हमारे में कम से कम आई थिंक 150 लोगों को बुलाया गया था, जिसमें 25 गर्ल्स थी पहले दिन। तो पहले दिन कुछ ऐसे होता है कि आपको ऐसे 12 तारीख को मेडिकल था हमारा, तो हम एक दिन पहले पहुंच गए थे सेंटर पे। हमने सेंटर वगैरह बाहर से देख लिया था, फिर हमको कंफर्म हो गया कि हाँ अपना सेंटर वगैरह कंफर्म कर लेना है आपको वहाँ जाके। फिर उसके बाद आपको आपको एक दिन पहले पहुंच जाना है। फिर आपको वहाँ पे आसपास अपने जो रूम वगैरह है वो देख लेना है। जैसे कि अगर कोई आईटीबीपी एसएसजी ग्रेटर नोएडा जाना चाहता है, तो अगर उसके लिए तो लखनावली के आसपास जो रूम है आपका, उस गेट के 100 मीटर के आगे, वहाँ पे 150-200 रूम है, बहुत अच्छे रूम मिल जा रहे हैं वहाँ पे। आपको सिर्फ 2 दिन का काम होता है। मेडिकल आपके 2 दिन चलेंगे, तो सबसे पहले आप खाने पीने की पूरी व्यवस्था करके जाएंगे आप अपनी। आपको सुबह पहुंचना है वहाँ पे। आपकी एंट्री 6 बजे से शुरू हो जाती है, तो आपको 5:30 के समथिंग वहाँ पे पहुंच जाना है। फिर आपको 5:30 बजे पहुंचने के बाद वहाँ पे 6 बजे आपकी एंट्री शुरू होती है। अब एंट्री से आपको क्या क्या चीज़ें जरूरत होगी, आपको वहाँ कैसे कैसे होगा, मैं वो प्रोसेस बताने वाला हूँ। आपको डॉक्यूमेंट वगैरह क्या लगेंगे, वो बहुत सारे आपको वीडियोस मिल गए होंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। वो सब चीज़ें नहीं बताऊँ जो मेरे साथ हुआ है। जनरली मैं यूआर से हूँ, तो मैं SC ST के सर्टिफिकेट और इनकी जानकारी नहीं रखता हूँ। ईडब्ल्यूएस से नहीं हूँ, तो ईडब्ल्यूएस की जानकारी नहीं रखता हूँ। तो मैं आपको वही बताऊंगा जो मेरे साथ हुआ है। तो उसके आगे आपको मेरा रिजल्ट क्या है उसको आपको कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। आपको सिर्फ मैं जो जानकारी दे रहा हूँ आप उसको लीजिए और अपना मेडिकल देने जाइए। तो आपको स्टार्टिंग में करना क्या है, आप सुबह 6 बजे एंट्री होगी। आपको एंट्री होने के बाद आपको एडमिट कार्ड लगेगा। एडमिट कार्ड के साथ एक फोटो लगेगी और उसके साथ आपकी आईडी। तो इन सब चीज़ों को, एडमिट कार्ड, फोटो और आईडी अपने हाथ में रखिए। आप जैसे ही एंटर होंगे आपको चेस्ट नंबर मिलेगा। आपको वहाँ पे अपनी आईडी का आधार नंबर लिखवाना होगा, अपना नाम लिखवाना होगा, और उसके बाद आपकी एंट्री हो जाएगी। फिर आपको लाइन से बैठाया जाएगा। फिर 25-25 बंदों की लाइन लगेगी। फिर उसके बाद आपको वहाँ से लाइन से एक, जो वहाँ आईटीबीपी और जो भी आर्मी वाले होंगे वहाँ पे, तो वो आपको एक एक लोग, गर्ल्स का अलग 25 बैच बनेगा। 25 लोगों को गर्ल्स को बुलाया गया, तो पहले गर्ल्स को बुलाया जाएगा, फिर उसके बाद बॉयज़ को बुलाया जाता है। तो पहले गर्ल्स को 25 लोगों को बैठा के चेस्ट नंबर उनको दिए जाते हैं, और फिर उसके बाद बैठाने के बाद आगे उनको ले जाते हैं 25 लोगों को। फिर उसके बाद जस्ट उसके पीछे बॉयज़, आगे इसी तरह कंटिन्यू चलता रहता है 25-25 लोगों का बैच। फिर आपकी 6 बजे एंट्री हो जाती है। सब पहला दिन हमारा पहला दिन था, तो हमारे में व्यवस्थाएं पहले से नहीं थी। उनके पास व्यवस्थाएं लगाते लगाते हमको लेट हो गया था, तो उन लोगों ने व्यवस्थाएं लगाने से लेट हो गया। डॉक्टर्स नहीं आए थे, वैसे डॉक्टर्स 8 बजे आ गए थे, उनका 8 बजे का टाइम था, लेकिन टेबल नहीं था, लैपटॉप नहीं थे, बायोमेट्रिक के लिए कंप्यूटर नहीं थे। ये सब चीज़ें व्यवस्थाएं पहले दिन कहीं भी होगा, किसी भी मेडिकल में होगा, किसी फिजिकल में, पहले दिन व्यवस्था डिले हो ही जाती है। दूसरे दिन से उन्होंने आई थिंक अच्छा ही कर लिया था। पहले दिन से क्या हुआ, फिर हमको 8 बजे तक बैठा के रखा गया ग्राउंड पे। फिर उसके बाद 8 बजे के बाद धीरे धीरे उन्होंने बायोमेट्रिक पे 25-25 लोगों को, पहले गर्ल्स को भेजा, फिर उसके बाद 25 लोगों में लड़कों को भेजा, बॉयज़ को भेजा, और वहाँ पे अंदर जाके ले जाके बिठाया गया। 8-9 बजे से एंट्री शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद अंदर ले जाया गया, अंदर बिल्डिंग पे। फिर उन्होंने क्या करा कि बायोमेट्रिक 5-5 बंदों का बायोमेट्रिक करवाना शुरू किया। बायोमेट्रिक में आपका लेफ्ट लेफ्ट थंब का लगता है, तो आपको लेफ्ट थंब को साफ रखना है और वहाँ पे बायोमेट्रिक कराना। फिर आपको बैठा दिया गया। फिर उसके बाद आपका डीबी का प्रोसेस शुरू होता है। आपको एक फॉर्म दिया जाता है। आपका जो पिछला आपका मेडिकल हुआ था, वो सॉरी फिजिकल हुआ था आपका, जो उस पर आपके एडमिट कार्ड वही चीज़ एक फॉर्म भरवाया गया था, वो फॉर्म उसी फाइल में लग के आएगा। आपका फाइल बोला जाएगा, आपका रोल नंबर उसमें लिखा होगा। फिर उस फाइल में आपके वहाँ पे एक वो होगा, आपको एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म में सिर्फ नाम, रोल नंबर और कुछ डिटेल्स भरनी होती है, जेंडर वगैरह। उसके बाद आपको उसमें कुछ फिलअप नहीं करना है, क्योंकि वो सब डॉक्टर का काम होता है, आपको उसमें कुछ फिलअप नहीं करना है। फिर उसके बाद आपका डीबी स्टार्ट होता है। डीबी में आप जैसे ही आगे पहुंचते हैं, फिर आपका नाम आता है डीबी में 1 2 3 मोस्टली 3 लोग बैठे होते हैं। तो 3 लोगों में एक एक लोगों को बुलाया जाता है। जैसे कि पहले 3 लोगों को बुलाया जाएगा, एक में बैठाया जाएगा, फिर जिसका खत्म होता जाएगा और नाम बोलते जाएंगे, वो आगे आता जाता है। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको हुई है जिन्होंने अपनी पढ़ाई, यानी कि हाई स्कूल और 10+2 ग्रेजुएशन, वो कहीं और से कर रखी है। लाइक जैसे मैं एमपी से हूँ और मैंने यूपी से कर रखी है, उन लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। डोमिसाइल क्योंकि उनका एमपी का है और हमने पढ़ाई यूपी से कर रखी है। खैर मेरा सतना डिस्ट्रिक्ट लगता है और मैंने यहाँ चित्रकूट से कर रखा है। ये बॉर्डर लगता है, 3 से 4 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है, इसलिए मेरे को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। क्योंकि जो मेडिकल ऑफिसर थे, जो डीबी के ऑफिसर थे, वो समझ रहे थे कि इनका ये बॉर्डर लगता है, इसमें दिक्कत नहीं। लेकिन कोई बंदा तमिलनाडु का था, एक मेरे रूम में रुका था, वो मेरे बैच में आया, उसको तमिलनाडु का था और वो बचपन से यूपी में रह रहा था, उसको तेलुगु नहीं आती, वहाँ की जो लैंग्वेज है वो वहाँ की नहीं आती। उसने पूछा कि आपको लैंग्वेज आती है? नहीं आती है। तो आप वहाँ से हो, तो फिर वो ऐसा डाउट का वो चीज़ बन जाती है। एक लड़का असम का था मेरी बैच में, वो असम का डोमिसाइल लिया था, लेकिन उसका जो चाल ढाल और सही वो सब यूपी जैसा ही लग रहा था, और यूपी का एसेंट, उसका बोलने का तरीका यूपी का था। वो खुद बोल रहा था मैं बचपन से यूपी में रह रहा हूँ, वहाँ से जाता हूँ या मेरे मम्मी पापा आते हैं बोलने, तो उसको असमिया नहीं आती है। तो ऐसे लोग जो बहुत टाइम से दूसरे स्टेट में रह रहे हैं और अपना जो होम स्टेट है, उनका होम डोमिसाइल है, वो आप वहाँ नहीं रह रहे हैं, आप वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती। जैसे यूपी और एमपी ये सब हिंदी भाषी राज्य है, तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन जो बहुत ही अलग राज्य है, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, आप फिर इधर आके नॉर्थ में बनवा रहे हैं अपना डोमिसाइल या फिर ऐसा कुछ है, तो उसमें आपको फिर जो प्रिसेंडिंग ऑफिसर थे वो संज्ञान लेते हैं इन सब चीज़ों में। फिर उसके बाद आपको वहाँ बिजली का बिल मांगा था उन लोगों ने, आई थिंक जहाँ तक मैंने सुना, उनमें बिजली का बिल उन्होंने मांगा। आपके पिताजी से बात कराई, उन्होंने बात कराई, बिजली का बिल, नल का बिल, आपका डोमिसाइल का वहाँ जो आपका घर है उसका कुछ ना कुछ आपको डिटेल चाहिए होगा वहाँ पे, तो वो आपको प्रोवाइड कराना होगा, नहीं तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। फिर उस लड़के का मेरे आगे ही गया था, लेकिन उसका मेडिकल डिले हो गया था, क्योंकि उसमें बहुत सारे पूछताछ करी जाती हैं।
अगर आप सही हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ऐसे लोगों को थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। फिर उसके बाद आपका मेडिकल होता है, सॉरी उसके बाद आपका डीबी होता है। तो डीबी में आपका क्या क्या चेक किया जाता है? सबसे पहले तो आपको 2 फोटो लगेंगी, 2 फोटो चाहिए होंगी। उसके बाद आपकी आईडी होनी चाहिए, आपका हाई स्कूल होना चाहिए, इंटर होना चाहिए, ग्रेजुएशन लगा रखा है तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, फाइनल ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए और डिग्री होनी चाहिए आपके पास, डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए यानी कि निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और आधार कार्ड की फोटो कापी और इन सभी का एक सेट जो कि सबने बताई रखा है सेल्फ अटेस्टेड, उस पर सब पे लिखना है सेल्फ अटेस्टेड या स्व प्रमाणित। अगर आप हिंदी में लिखते हो और आपकी साइन करनी है नीचे साइड, उसको कर लेना है, वो आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा कैसे करना है। फिर उसके बाद आपका डीबी हो जाता है। डीबी बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, बहुत ही अच्छे हम्बल जो वहाँ के ऑफिसर्स हैं वो हैं, अगर आप गलत नहीं हो तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आपको उसके बाद आपका जब डीबी हो जाता है वो सब चेक करके आपकी जो फोटो कापी सेल्फ अटेस्टेड होता है उसको रख लेते हैं और आपके पूरे डॉक्यूमेंट वापस करके भेज देते हैं। फिर उसके बाद आपको डीएमई में भेजा जाता है। डीएमई इस प्रकार होता है, ये तो डॉक्यूमेंट का प्रोसेस इतना था, यहाँ तक मैंने बता दिया। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसका जवाब जरूर दे दूंगा। फिर उसके बाद डीएमई शुरू होता है। तो डीएमई 5 कमरों में हमारे हुआ था, 5 कमरे होते हैं, डीएमई 1, डीएमई 2, डीएमई 3, 4, 5 ऐसे होता है। तो 5 डीएमई में 5 अलग अलग मेडिकल ऑफिसर्स बैठते हैं। हमारे में मेडिकल ऑफिसर पहले मुझे 3 पे भेजा गया था, फिर मुझे 1 पे भेज दिया गया। उनको जो भी लगा हो तो उन्होंने मेरे को 1 पे भेज दिया। मेडिकल अच्छा खासा हो रहा है, उसमें कोई एहतियात नहीं बरती जा रही है। अगर आपको पॉइंट है तो आप डरिए मत, है तो कोशिश करना है उन सब चीज़ों को रिवील नहीं करना है। अगर आपने कुछ भी है, कोई सर्जरी वगैरह करा रखी तो आपको कुछ रिवील नहीं करना है। मेडिकल बहुत अच्छे तरीके से होता है, लेकिन हाँ हार्ड होता है, उसमें कोई शक नहीं है। सबसे पहले मेडिकल में आपको जो फाइल मिलती है आपको बुलाया जाता है, फिर उसमें जस्ट 5-5 बंदों को मेडिकल बुलाया जाता है। सबसे 5-5 लोगों को मेडिकल में बुलाया जाता है। तो पहले 5 बंदे गए, उनमें से जो पहले नंबर का बंदा होगा उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पहला नंबर जिसका भी होगा उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि उसका थोड़ा सा वो ऐसा लगता है, क्योंकि पहला नंबर है उसको डर भी लगता है। मेरा 6वां नंबर था तो अगले 5 में मेरा पहला नंबर हो गया था, तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें आप चेक होती हैं डीएमई में। सबसे पहले तो आपका डीएमई में सबसे पहले आई टेस्ट होता है। तो आई टेस्ट में आपको सबसे पहले क्या करना है, आप रूम में एंटर हो गए, फिर उसके बाद आपको जो वो आई वाला दिखेगा, उस बॉक्स जो भी उसको बोलते हैं, वो आई बॉक्स जो उसमें दिखेगा, अगर उसमें जो भी डिटेल उसमें लिखी हुई है, जो भी अक्षर उसमें आपको 6/5 और 6/6 का और 6/9 ये विजन के अक्षर जो है उनको आपको बार बार देखने हैं और रिपीट करने हैं। अगर वो आपके सामने दिख रहा है तो आप उसको दोनों आंखों से देख के, अगर आपको दिक्कत है आज में, तो आप उनको बार बार रीड करिए। तो आपको जब वो आंखें बंद करेंगे, एक आंख आपकी बंद करेंगे, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा और आपको रुकना नहीं है। किसी भी तरीके में आपको बोलते रहना है, बहुत ज़्यादा गलत भी जवाब नहीं देने की कोशिश, अगर नहीं आ रहा है तो फिर थोड़ा सा रुक के फिर बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा रुकना भी नहीं है। फिर उसके बाद फिर आपका ऐसा नहीं है कि वो एक बार में मना कर देते हैं कि बस हो गया तुम्हारा, ऐसा नहीं है, वो बार बार पूछते हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज़ ये थी कि प्री मेडिकल भी हमने करा रखा था, तो प्री मेडिकल में कहीं भी किसी भी मेडिकल में सिर्फ जो ABCD वाली जो प्लेट होती है सिर्फ वही पढ़वाई जाती है। वहाँ पे इस चीज़ में हम सॉल्व थे कि हमको वो जितनी भी 4 प्लेटें थी उन्हें घुमा घुमा के पढ़वाई। सबसे पहले वो ABCD वाली पढ़वाई, फिर उसके बाद उन्हें वो जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं वो क्या करते हैं, सी किधर मुँह खुला है, उसका ऊपर मुँह खुला है, इसका नीचे मुँह खुला है, वो 6/9 6/6 ये सब छोटे बड़े होते हैं, तो उन सबको वो जरूर पढ़वाते हैं कि इसका मुंह किधर खुला है, इसका मुंह किधर खुला है, ऐसी चीजें जरूर पढ़वाते हैं। सबसे खतरनाक था वो डॉटेड वाला, एक छोटा बॉक्स था उतना ही 6/6 6/9 और ऊपर उससे बड़े, तो वो सबसे खतरनाक डॉटेड वाला था। क्योंकि जिसके में दिक्कत होती है ना, उसमें क्या होता है कि ब्लर दिखने लग जाते हैं। वो डॉटेड 1 के 2 दिखने लग जाते हैं, किसी में 3 है, अगले बॉक्स में 5 है, किसी में 7 है, तो वो ऐसे फिंगर रखेंगे या पेन रखेंगे। फिर उसके बाद इंडिकेट करने के बाद आपको बताना होगा इसमें कितने डॉट है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 9 है, इसमें 8 है, इसमें 2 है। आपका पहले आपको अपने से आंख नहीं बंद करनी होती है। विजन दूर कितना होता है, जैसे कि एक छोटा कमरा होता है नॉर्मल 6 मीटर का, फिर एक कोने पे, एक कॉर्नर पे रखते हैं, जैसे कि अमूमन सामने रखते हैं वो, लेकिन वो एक कॉर्नर पे रखते हैं और दूसरे कॉर्नर पे गेट के पास खड़ा करते हैं लड़के को, और उसके बाद कैंडिडेट को फिर वो चेक करवाते हैं। उसमें आप अपने से अपने हाथ में ये हाथ नहीं रख सकते हैं। आपको वहाँ पे जो आर्मी वाला ऑफिसर होते हैं और आर्मी वाले जो होते हैं वहाँ पे जो कांस्टेबल्स होते हैं, वो आपको एक पेज लेते हैं, पेज को मोड़ते हैं, फोल्ड करते हैं 2-3 बार, फिर उसके बाद रखते हैं आपको लेफ्ट आई में, लेफ्ट आई और राइट आईज में उनको रखते हैं। फिर उसके बाद वो चेक करवाते हैं, जैसे जैसे मेडिकल ऑफिसर्स वहाँ पे इंडिकेट करते हैं वो आपको बताना होता है। तो आई तगड़ी चेक हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आई के बाद आपका चेक होता है, आपको वो आपने मेडिकल अगर प्री मेडिकल कराया तो आपको रीड करने के लिए दिया जाता है, ऐसे ऐसे हाथ करते हैं और उसके बाद उसमें लिखा होता है, तो आपको जल्दी जल्दी रीड करना होता है। उसमें आपको बताना होता है क्या ये आपकी होती है कि आपकी रीडिंग कितनी स्पीड है, कैसे आप जैसे कोई हकलाने लग जाता है, तो उसमें ये चीज़ें चेक करी जाती हैं। फिर आपकी रीडिंग हो जाती है। मैं नीचे इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मैंने लिख रखे हैं पॉइंट, मेरे को इतना ज़्यादा भी याद नहीं है, जो मेरे को याद आता है। फिर उसके बाद आपका कैरी एंगल चेक करा जाता है। कैरी एंगल में जैसे दिक्कत होती है किसी को, तो फिर वो तुरंत गोनियोमीटर रखते हैं। गोनियोमीटर आप जानते होंगे, आपने अगर प्री मेडिकल कराया तो गोनियोमीटर रखते हैं, गोनियोमीटर से नापते हैं। तो मेरा गोनियोमीटर से नापा था, उसके बाद के 4 आगे वाले बंदों का भी गोनियोमीटर से ही नापा था। मतलब किसी तरह की कोई हिदायत नहीं है कि आपको थोड़ी भी मतलब ऐसा करा जाए कि ढीला ढाला मेडिकल कर जाए। उन्हें बकायदे उनको कोई चीज़ में शक होता है वो डिटेल मेडिकल करते हैं, क्योंकि उसका नाम है डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, ऑब्वियसली वो डिटेल ही करेंगे। फिर उसके बाद आपका कैरी एंगल चेक करते हैं, और वो आपका गोनियोमीटर से, तो उस पर कोई शक ही नहीं है कि कोई भी कम ज़्यादा। फिर उसके बाद आपका थ्रोट गला चेक करते हैं, ऐसे जीभ निकाल के बुलवाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका गला चेक करते हैं, थ्रोट। उसके बाद आपका टीथ चेक होता है, दांत में आपके 28 दांत पूरे होने चाहिए, मतलब आपके 28 दांत से 14 पॉइंट बनते हैं, वो आपके पॉइंट होने चाहिए। जैसे दांत के दांतों का 2 पॉइंट मिलता है, 2 नंबर मिलते हैं, उसके बाद आपके ऐसे 14 पॉइंट होने चाहिए। आपके दांतों में कीड़ा नहीं लगा होना चाहिए। फिलिंग वगैरह के लिए पूछते हैं, अगर आप कोई पूछते हैं वो
पूछते हैं कि आपने फिलिंग करवा रखी है तो आपको कुछ नहीं बोलना, वहाँ पे नहीं बोलना है, हाँ मत बोल देना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी उसमें। कोई नकली दांत नहीं लगवा के आएगा। नकली दांत उन्होंने देख रखे हैं कि कुछ लोगों ने नकली दांत लगवा रखे थे, 3-3 4-4 नकली दांत पीछे वाले दांत लगवा रखे थे, उनको बाहर ही कर दिया गया है। उनमें कुछ उनको पॉइंट मिला है पक्का पक्का दांत का, जिनने दांत वगैरह लगवा रखे थे। कोई नकली बाल नहीं, ऐसे तो बाल तो पकड़ पकड़ के खींच खींच के देखते हैं कि नकली बाल तो नहीं लगवा रखे हैं, बिग वगैरह तो नहीं पहन रखी है, ये सब चीजें चेक करते हैं वो। उसके बाद दांत में आपको, जैसे कि आपका दांत चेक करेंगे उसमें वो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, जैसे कि वो बोलेंगे, मेडिकल ऑफिसर जो होंगे वो बोलेंगे 2D 2C, मतलब वो दांतों के नाम होते हैं, मेरे को तो नहीं पता उनके बारे में, तो वो ऐसा बोलते हैं। तो वहाँ पे जो कांस्टेबल होता है वो अपनी फाइल में उनमें लिखता जाता है, जो हमारी फाइल होती है उसमें लिखता जाता है कि हाँ इतने दांत हैं। जैसे कि मेरे में तो ऐसा बोला था, फिर अगले वाले में जो मेरे आगे एक बंदा था उसने बोला था पूरे 32, मतलब उनके पूरे 32 दांत थे। तो मेरे को थोड़ा सा डर लगा कि मैंने सोचा कोई पॉइंट तो नहीं मिल गया, मैं कहा जो भी है ठीक ही होगा। उसके बाद कॉन्फिडेंस रखो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद टीथ चेक करें, फिर आपकी नाक चेक करेंगे, नाक में डीएनएस नहीं होना चाहिए, आपका डीएनएस चेक करेंगे। डीएनएस होता है डेविएटेड नर्वस सिस्टम, आप यहाँ तक पहुंच गए तो आपको पता ही होगा डीएनएस क्या होता है। फिर उसके बाद आपका ईयर्स चेक होता है, ईयर्स में आपके वैक्स नहीं होनी चाहिए, आपको क्लीन करवा के रखना चाहिए। जो मेरे बैच में एक लड़का था तमिलनाडु वाला, तो उसके जो उसने क्या कर रखा था कि उसके जो मेडिकल था उसके कुछ दिन पहले ही, जो मेडिकल था उसका आने वाला, उसके कुछ दिन पहले उसने अपने हाथ से क्लीन कर रखा था। जब हाथ से उसने कुछ क्लीन कर रखा था तो उस पर जो भी है लग गई होगी, या फिर जो भी सीख वगैरह उसने डाली होगी तो वो लग गई होगी, तो उसमें से ब्लड आया था उसको। अब इसको तो नहीं पता चला क्या ब्लड, जब उन्होंने वहाँ मेडिकल करा तो उन्होंने बोला कि इसमें ब्लड आया हुआ है। तो ब्लड क्यों आया हुआ है, तो उससे उसको दिक्कत हो गई उस चीज में। उसने बोला कि इसको क्लीन करके आओ। अब वो इतनी जल्दी क्लीन कैसे करेगा, अब शाम को उसको दिखाना चाहिए। फिर आई थिंक उसको रीमेडिकल मिला है, मेडिकल उसकी मेरे को जानकारी नहीं है। लेकिन आपको कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं करनी, आप ENT स्पेशलिस्ट के पास जाओ, उससे बोलो तो क्लीन कर दे। 200-400-600 रुपए जो लगेंगे, 300-400 रुपए में आराम से वो कर देते हैं क्लीन। जरूर प्राइवेट करा लो, सरकारी वाले नहीं करते तो प्राइवेट करा लो जाके, लेकिन आप अपने दांतों को और अपने कान को जरूर क्लीन करा के जाएं, क्योंकि वैक्स में आपको पॉइंट मिल सकता है। उनको पर्दे दिखने चाहिए क्लीन, आपको पर्दे अगर साफ है तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। इतना मतलब सुनने वाला वो सब लगा के नहीं चेक करते हैं कि आपको सुनाई कम दे रहा, सुनाई ज्यादा दे रहा है, आपको क्लीन होना चाहिए। अगर वो डाउट करवाओगे आप खुद ही कि हाँ मेरे वैक्स भी जमी है, अब आप चेक ही करो, तो फिर वो चेक करेंगे। मेरे में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मेरे पूरे बैच में जितने भी थे हमारे 5 बंदे स्टार्टिंग में, तो उनमें कुछ नहीं हुआ था, उन्होंने कोई डिटेल नहीं कराई थी, उन्होंने क्लीन करा के रखा था। तो आपको दांत और दांत वगैरह ये सब पायरिया वगैरह इसके होता है, पीले होते हैं, वो सब आपको क्लीन करा लेने हैं और आपको कान क्लीन करा के जाना है। फिर उसके बाद होते हैं टैटू। टैटू वगैरह आपने है तो उसको रिमूव करवा लीजिए। मेरे जो बैच था उसमें तो कोई टैटू नहीं था किसी के, तो मेरे को थोड़ी टैटू का कम आइडिया है। फिर उसके बाद फिर आपका जो चोट वगैरह का निशान है, अगर आपके कहीं चोट वगैरह लगी है यहाँ पे बाल वगैरह हेड वगैरह में, वो सब देखते हैं कि आपको यहाँ पे कहीं चोट वगैरह तो नहीं लगी है, कोई चोट बस सर पे नहीं लगी होनी चाहिए, और तो देखते ही हैं थोड़ा बहुत कि बहुत ज़्यादा गहरी चोट नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद ऑब्वियसली प्राइवेट पार्ट्स वगैरह चेक होते हैं। प्राइवेट पार्ट्स पे पूरे प्राइवेट तरीके से ही करते हैं। जो 4 बंदे हैं उनको उधर को मुंह करा देते हैं, एक बंदे को बुलाते हैं, फिर उसके प्राइवेट पार्ट वगैरह चेक करते हैं। वो तो आपको पता ही होगा, आपने प्री मेडिकल में करवा रखा होगा। फिर उसके बाद नॉकनी वगैरह चेक करते हैं। नॉकनी अच्छे से चेक कर रहे हैं, कोई हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, वो नॉकनी में पीछे कर ले रहा है तो बोले का पॉइंट बन जा रहा है। अगर नॉकनी में उनको शक होता है तो फिर वो लेटा देते हैं। फिर अगर आप हीरो बनते हो तो फिर अच्छे से हीरो बना देते हैं। आपको डांटते भी हैं कि आप पीछे क्यों कर रहे हो, आप नॉर्मल खड़े रहो ना। फिर उसके बाद आपको लेटा दिया, फिर उन्होंने वो उनके पास जो पट्टी होती है 3 इंच की, शायद 3 इंच या 3 सेंटीमीटर की आती है जो भी है, फिर वो रख के चेक करते हैं। फिर एक बंदा हमारे बैच में था, वो ऐसे ही नौटंकी कर रहा था, तो उसको फिर लेटा के पट्टी चेक करा, फिर उसको पॉइंट दे दिया। तो आपको हीरो नहीं बनना, अगर आपको है तो आप उस चीज को सही कराने की कोशिश करो किसी भी तरीके से। नॉकनी वगैरह हो गया। फिर फ्लैट फुट वगैरह चेक कर लेते हैं। ऐसा पानी फ्लैट फुट वगैरह ऐसा पानी में या फिर चूना पाउडर में ऐसा कुछ नहीं करवाया। फ्लैट फुट वगैरह ऐसे नॉर्मल चेक कर लेते हैं, जैसे आपने पैर उठाएंगे कि पैर उठाओ बस हो गया ऐसे करके, तो वैसे ही चेक कर लेते हैं। फ्लैट फुट वगैरह अलग ही दिख जाता है। वेरिकोस ऐसा नहीं चेक करी हमारी कि वेरिकोस जंप करो और फिर उसके बाद खड़े हो जाओ पंजों पे, ये सब नहीं करा उनने। हाँ वेरिकोस ऐसे सब बैंड पोजीशन में लेटा दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने प्लैंक करवाया था थोड़ी देर, अगर प्लैंक में दिख गई हो तो उन्हें साइड चेक कर लिया हो, वैसे उन्होंने वेरिकोस और ऐसी नहीं चेक करी वेरिकोस वेंस का कोई हमारे बैच में तो नहीं आया। जो मेरे साथ हुआ मैं वही बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद फिंगर्स में आपकी फिंगर्स ऐसे करवा देते हैं ऐसे, तो आपकी फिंगर्स कोई टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, सब सही होनी चाहिए। आपके हाथ नहीं कांपने चाहिए, आपके हाथ अगर कांपते हैं तो दिक्कत होगी, ये कांपने नहीं चाहिए। अगर कोई जैसे कि कैरी एंगल में पॉइंट याद आ गया मेरे को, कोई बंदा ऐसे ऐसे करके थोड़ी सी ज्यादा कोशिश करता है तो वो क्या करते हैं, कहते हैं हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करवा के नीचे करवा के और फिर सीधा करवा देते हैं। और सीधा करवा देते हैं तो जो भी है वो पार्ट सेम आ जाता है जैसे कि उनको चाहिए होता है। अगर है कैरी एंगल तो दिख जाएगा, नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। अगर आप कोशिश करते हो ऐसे तो फिर आप ज्यादा दिमाग लगाते हो, तो फिर वो और ज्यादा दिमाग लगाते हैं, फिर आप लगा ही सकते हो अपना दिमाग। फिर उसके बाद ये चेक हो गया, फिंगर्स वगैरह चेक हो गए। और तो फिर ऐसे चेस्ट वगैरह के यहाँ पे चेक कर लेते हैं नॉर्मली कि कोई हड्डी वगैरह, हाँ जो स्पाइन होती है वो झुका के आपकी स्पाइन चेक कर लेते हैं, कोई स्पाइन टेढ़ी तो नहीं है। एक बंदे को हमारे इसमें पॉइंट शायद मिला था, क्योंकि स्पाइन में उसके जो है ऊपर नीचे स्पाइन हो रही थी, तो उसमें थोड़ा सा जो है कर्व थी उसकी स्पाइन में, तो उसमें थोड़ा सा उनको पॉइंट मिला हुआ था, उसको चेक कर रहा था। फिर उसके बाद आपको आपका बीपी चेक होता है। ब्लड प्रेशर में हमारे में 2 से 3 बंदे थे। मेरा खुद ब्लड प्रेशर नॉर्मली ही ज़्यादा रहता है, लेकिन वहाँ पे कोशिश करी मैंने कंट्रोल करा। 133 मेरा ब्लड प्रेशर आया था, पल्स रेट 98 की समथिंग आई थी, तब भी नॉर्मल वैसे तो उनके हिसाब से ठीक हो गया। दोबारा नहीं उन्हें चेक करी, फिर उन्हें पल्स जो है वो कई बार चेक करते, 2-3 बार, एक बार नॉर्मली चेक करते हैं, फिर जम कराते हैं, 2 मिनट का रेस्ट देते हैं, जम कराने के बाद 20 बार जम कराने, फिर 2 मिनट का रेस्ट देते हैं, रेस्ट देने के बाद फिर पल्स चेक करते हैं। फिर अगर आपकी नॉर्मली आ रही है पल्स तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद एक लड़का बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, उसकी 154 बीपी चला गया था, पसीने छोड़ रहा था इतना ज़्यादा। फिर वो खुद ही बोल रहे थे कि तुम इतना ज़्यादा क्यों घबरा रहे हो, आपको घबराना नहीं है। अगर आप घबराओगे, आप अपना बीपी नॉर्मल नहीं कर पा रहे हो, तो फिर हमको पॉइंट लिखना ही पड़ेगा, हम बच ही नहीं सकते इस चीज़ से। फिर उसके बाद उसको दोबारा बुलाया गया, मतलब उसका जब काफ़ी मेडिकल पूरा हो गया उसके बाद भी उसका बीपी चेक करा गया कि तुम नॉर्मल हो जाओ, पानी वगैरह पी लो। वो जो
आर्मी वाले थे वहाँ पे, आईटीबीपी वाले जो कांस्टेबल जी थे, उन्होंने भी कहा कि तुम जो है नॉर्मल हो जाओ, अगर तुम नॉर्मल नहीं होते हो तो फिर हमको पॉइंट बनाना ही पड़ेगा, वो हमको लिखना ही पड़ेगा, फिर हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, तो तुम नॉर्मल रहो, तो कूल रहना है, कोई ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं तो आप बीपी का पॉइंट बना लोगे, पल्स आपकी नॉर्मल रहनी चाहिए, दिल की धड़कन। उसके बाद आई थिंक इतना ही मेडिकल में हुआ था, और अगर कुछ छूट गया कोई पॉइंट मेरे से तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। इतना ही होता है। फिर उसके बाद ये हो गया, ये इतना डे वन में कुछ लोगों का अब ऐसा हुआ कि डीवी में इतना ज़्यादा टाइम लग गया, तो इतना ज़्यादा टाइम लग गया डीवी में कि हमारा मेडिकल पूरे लोगों का हो ही नहीं पाया पहले दिन कुछ लोगों का हो पाया है मेडिकल। तो और उसके बाद उन्होंने रात को 9:30 समथिंग, 9:30 10 बज रहे थे, रात में अंदर ही 9:30 10 बज गए थे। उसके बाद उन्होंने हमको छोड़ दिया 9:30 10 बजे। जो चेस्ट नंबर हमको मिला था, चेस्ट नंबर की मैं फोटो लगा दूंगा अपनी, चेस्ट नंबर मेरे को मिला था तो 192 चेस्ट नंबर था मेरा, तो वो चेस्ट नंबर हमको दे दिया गया, बोले कल आप इसको लेके आना है और फिर आपको इसी के थ्रू आपकी एंट्री होगी। जो 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 कल अगले दिन के जो लड़के आने वाले हैं, जो बंदे आने वाले हैं, अगले दिन के जो कैंडिडेट्स आने वाले थे, उनको बाद में उनका मेडिकल होगा, उनकी एंट्री बाद में होगी, पहले जिनका चेस्ट नंबर होगा उनकी एंट्री पहले होगी। लड़कियों का भी पूरों का, जैसे कि अभी कुछ टेस्ट रह गए थे, इसमें से हमारा यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और एक्सरे, चेस्ट एक्सरे, ये 3 चीजें हमारी नहीं हुई थी, तो ये हमारे दूसरे दिन होने थे, इसलिए हमको उन्होंने चेस्ट नंबर दिया और बोला कि सुबह आपको 5:45 पे आपकी एंट्री होगी। तो उनको पहले बुला लिया गया था, तो फिर हम लोग 5:45 तक पहुंच गए थे। फिर हमारी एंट्री हुई उसी सेम प्रोसेस से, हमारी चेस्ट नंबर था हमारे पास, तो हमको वही दिखाना था, फिर वही दिखा के हमारी एंट्री हो जाती है। एंट्री होने के बाद वही 6 बजे, फिर उसके बाद 8 बजे डॉक्टर आते हैं, 8 बजे डॉक्टर आते हैं, तो उसके बाद हमारे 8 बजे तक बिठा के रखा हमको, 8 बजे के जस्ट थोड़ी पहले ही फिर हमारी बायोमेट्रिक करी। बायोमेट्रिक करने के बाद हमको वहाँ ब्लड टेस्ट के लिए ले गए, ब्लड टेस्ट हमारा कराया, फिर यूरिन हुआ, यूरिन टेस्ट के बाद सैंपल वगैरह हमने ले लिए, फिर उसके बाद चेस्ट एक्सरे के लिए ले गए, चेस्ट एक्सरे ले जाने के बाद हमको फिर नीचे वापस भेज दिया गया। इस बीच में आपको कुछ खाना नहीं होता, पहले दिन यही था, हमको आइडिया नहीं था कि क्या करना है, खाने के लिए आप भरपूर लेके जाइएगा अपने लिए, खाने पीने के लिए। तो पहले दिन तो आप अगर सुबह कुछ खाना चाहते हो, तो पहले दिन आपका यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, हमारे में नहीं हुआ था, आपके किसी और सेंटर पे आपका हो, उसमें हो जाए तो मेरे को जानकारी नहीं है। मैं एसएसजी ग्रेटर नोएडा आईटीबीपी की बात कर रहा हूँ। मेरा वहाँ पे पहले दिन जो मेडिकल हुआ था उसमें हमने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, सुबह 6 बजे से लेके और रात को 9 बजे तक कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ पानी, क्योंकि हमको ये था कि अगर ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट के सैंपल जाएंगे तो उसमें शुगर वगैरह ना आ जाए, इस वजह से हमको कुछ नहीं खाने दिया गया। फिर उसके बाद में रात में जब हमको पता चल गया था वहीं अंदर कि अब हमारा यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट कल होगा, तो फिर हमने वहीं अंदर कैंटीन थी, तो हमने वहाँ से समोसे वगैरह लेके कुछ ना कुछ खा लिया था, जो क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, और फिर वैसे आज भूख खत्म ही हो गई थी, फिर भी थोड़ा बहुत खा लिया था कि रात में कुछ बाहर मिलता है कि नहीं। ठीक, तो फिर उसके बाद हम निकल जाते हैं, फिर अगले दिन आते हैं, फिर उसके बाद ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट ये सब बताई दिया, और बस फिर उसके बाद 12 बज जाता है, दोपहर के 12 बजे हमको छुट्टी मिल जाती है, फिर हम लोग बाहर वापस ग्राउंड पे आ जाते हैं। फिर दूसरे दिन हमको 12 बजे छुट्टी मिल जाती है, फिर हम आराम से अपने बैग में जो चीज़ें होती हैं दबा के खाते पीते हैं। फिर वहाँ कैंटीन है, अगर कैंटीन जाना है तो वहाँ आपको मेडिकल जो वहाँ पे कांस्टेबल्स होते हैं उनसे आपको पूछना होगा, और वो 10-10 20-20 बंदों को एक बार में ले जाते हैं कैंटीन, वापस वहाँ से लेके आते हैं, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लड़के इधर से उधर भागते हैं तो उसमें दिक्कत होती है। बहुत ही हम्बल लोग होते हैं, जो अपनी पैरामिलिट्री होती है ना, पैरामिलिट्री में इतनी ज़्यादा गाली गलौज और ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, जबकि आर्मी जो होते हैं, आर्मी में तो भाई खतरनाक होती है, आर्मी एनसीसी इन सब में तो बहुत ज़्यादा आपको डिसिप्लिन में रहना होता है। पैरामिलिट्री वाले जो होते हैं वो कभी गाली गलौज नहीं देते, बहुत हम्बल तरीके से बात करते हैं, बस आपको भी थोड़ा डिसिप्लिन बना के रखना होता है वहाँ पे। हाँ तो ठीक है, फिर उसके बाद 12:30 बज जाता है, फिर हम खाते पीते हैं, फिर वही फिजिकल वाले हाल आप सभी को पता ही होंगे, फिजिकल में क्या हुआ था। फिजिकल हो गया था, फिर आपको रिजल्ट का इंतजार करना होता है, वही आपको रिजल्ट का इंतजार करना होता है। फिर उसके बाद अब किसको पता है कि अब सब लोग बैठ के अपना डिस्कस करते हैं किसके कितने नंबर है, कौन कहाँ से है, तो बस यही सब डिस्कशन होता है। मोबाइल अपने बैग से वैसे चोरी से निकाल लेते हैं लोग, तो अपना वहाँ पे बातें करते हैं जरूरी लोगों से, घर पे थोड़ी डिटेल दे लेते हैं। फिर उसके बाद आप बातें वगैरह कर ली, छुपे छुपे मोबाइल चला, क्योंकि मोबाइल अलाउड नहीं होता वहाँ पे अंदर। फिर उसके बाद आप इंतजार करते रहते हैं, हम लोग इंतजार करते रहे। फिर उसके बाद शाम हो जाती है, फिर वही चीज़ शुरू हो जाती है कि अब भूख भी लग गई, कब होगा ये सब। अब टाइम फिर जल्दी टाइम कटता नहीं है, फिजिकल टाइम पे आपको पता ही है कैसे होता है। फिर उसके बाद आपको शाम को 7-8 बज जाते हैं, फिर 9 बज जाता है, कब आएगा। फिर उसके बाद उनका प्रोसेस शुरू होता है। फिर कुछ लोग आते हैं, जैसे कि कुछ मेडिकल ऑफिसर जो है बुलाते हैं 10-10, 5-5 और 10-10 कैंडिडेट्स को। मेरा DME 1 मतलब डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन रूम नंबर 1 में हुआ था, तो मेरे रूम में कुल 22 बंदे थे। 22 बंदों का मेडिकल हमारे पहले बैच में हुआ था, मतलब पहले दिन वाले थे, जिनमें मेरे कमरे में ऐसे 5 कमरे थे, मेरे कमरे में 22 लोगों का मेडिकल हुआ था। अब 22 लोगों के मेडिकल में पहले उन्होंने जब 10 लोगों को बुलाया, तो फिजिकल टाइम में ऐसा नहीं हुआ था कि पहले जो अनफिट थे उनका नाम ले दिया और उनको अलग कर दिया था, फिर उनको घर भेज दिया गया था। अब वो जैसे ही कोई लिस्ट लेके आते हैं, कुछ लड़कों का नाम बोलते हैं, वैसे ही सबका बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है, धक क्या होगा, ये कौन से बंदे जिनको ले जा रहे हैं, बाहर ले जा रहे हैं, उनको ऊपर ले जा रहे हैं, क्या ये फिट हो गया, अनफिट हो गया, यही सब दिमाग में चलता रहता है। फिर उसके बाद उन्होंने 10 बंदे बुलाए, फिर उन 10 में हमारा भी नाम आया, 6वें नंबर पे हम थे ही। फिर हमको यही नहीं पता था हम क्या है, जैसे ही 9 बजे के आसपास टाइम हो रहा था, फिर हमको बुलाया, फिर हम गए अंदर। फिर वैसे ही मेन एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि हमारे आगे 5 बंदे थे, हम 6वें नंबर पे थे, तो हमको जो है ना थोड़ा सा, जब वो 5 बंदे उनको बुला के वापस आते थे तो वो 5 हमको बता देते थे कि क्या हुआ, क्या होने वाला है आगे। तो 5 लोग जब हमको बुलाया तो फिर हम वापस, वो लोग आए तो फिर उन्होंने बोला, मैंने पूछा भाई क्या हो रहा है, तो वो बोले कि कुछ नहीं है, बस नॉर्मल साइन करवा रहे हैं, क्योंकि आपकी जो स्लिप होती है ना, आपके फाइल में एक कागज लगाया जाता है, उसमें आपकी डिटेल भरी जाती है, जैसे आपका मेडिकल होता है तो उस पर डिटेल भरी जाती है कि ऐसी ऐसी चीज़ें ये सब चीज़ें हुई हैं, तो
वो डॉक्टर्स लिखता है कि ऐसे, फिर आपका वो जो है वो उसमें मेडिकल ऑफिसर साइन करता है, वो आपका जो कागज होता है उस पर आपको मेडिकल ऑफिसर साइन करते हैं, तो आपको भी इसमें कैंडिडेट तो आप हो ना, तो आपको भी साइन करना पड़ेगा, अपना एग्रीमेंट देना होगा कि हाँ ये मैं हूँ, आपका प्लेस वगैरह डेट वगैरह लिखनी होती है, रोल नंबर लिखना होता है आपको, तो वो सब चीज़ें होती हैं। हाँ, डीएमई में एक फॉर्म और भरवाया जाता है, उसमें कुछ कॉलम होते हैं कि आपको ये पॉइंट्स है, आपको ये दिक्कत है, आपको बीपी की दिक्कत है, आपको कभी चोट लगी थी, उन सभी में आपको नो 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 भरना है, और लास्ट में कुछ पॉइंट्स होते हैं जो ओनली फॉर फीमेल्स वहाँ लिखा होता है, वैसे वो बता देते हैं कि उन पॉइंट्स को नहीं भरना है, उनमें लिखा होता है ओनली फॉर फीमेल्स, तो उसमें लिखा होता है कि आप गर्भवती हैं, तो वहाँ पे जो लड़के होते हैं कुछ हीरो बनते हैं, वो सुनते नहीं है कि क्या बोल रहे हैं, उसमें लिखा कि आप गर्भवती हैं, तो उन्हें लिख दिया नो, उसमें लिखा है ओनली फॉर फीमेल्स, तो वहाँ से फीमेल्स को भरना है, आपको नहीं भरना है, आप बॉयज हो वहाँ पे, तो आपको वो सब चीज़ नहीं भरनी है, तो आपको पहले देख लेना है, उन सब चीज़ों को नहीं भरना, नहीं तो आपको डांट भी खाओगे, फिर आपको दिक्कत भी हो सकती है उसमें, तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है आपको, बहुत ही वो आपको फॉर्म में भूल गया था तो मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद आपको फिर वही इंतजार करते रहे, फिर हमने बता दिया कि हाँ साइन हो रही है, फिर हम 10 फिर नीचे आ गए, फिर वैसे आज कुछ बुलाया गया, फिर नीचे आ गए, फिर उसके बाद धीरे धीरे और एक आध घंटे बीतते हैं, फिर लगभग 11 बज जाता है। 11 बजे उनने फिर लड़कों को बुलाया, जो हम डीएमई 1 वाले थे उनके पूरे 22 बंदों का नाम बुलाया, और उनको डीएमई 1 एक कमरे में डाल दिया, उनको सामने वाले कमरे में डाल दिया, वो बोले कि आप लोग इस पर रुको, फिर जिन बंदों को बुलाएंगे वो कांस्टेबल वाले जो कांस्टेबल जी थे उन्होंने बुलाया हमको, एक बंदे को बुलाया, उनने 5 बंदों को बुलाया, 5 बंदों को बुलाया, तो उसमें से 3 वापस आए। अब दिक्कत यहाँ पे ये हो गई कि अब समझ नहीं आ रहा था कि जो 3 वापस आए हैं वो फिट है ये अनफिट है। जब आपका मेडिकल होता है तब आपको कोई पॉइंट आपको बताते जाना है, वो आपको आइज के टाइम पे पूछते हैं कि आपको ब्लड दिख रहा है, तो आपको ये नहीं बोलना हाँ मेरे को ब्लड दिख रहा है। अगर आपके मेडिकल के टाइम में उन्होंने आपका नाम पूछ लिया कि आपका क्या नाम है, वैसे वो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर कह के बुलाते हैं, अगर आपको उन्होंने पूछ लिया कि हाँ 3 नंबर आपका नाम क्या है, अगर उन्होंने नाम पूछ लिया कि हाँ 3 नंबर आपका नाम क्या है, तो फिर आपको वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, मतलब आपको उस चीज़ पे पॉइंट मिलना पक्का है। वो आपकी एक पर्ची बनाएंगे, उस पर्ची में कुछ ना कुछ लिख देंगे कि आपको ये वाला पॉइंट है। फिर उसके बाद आपको जब रात में आपको बुलाया गया वहाँ पे, फिर हम लोगों को बुलाया गया, उसमें से 3 बंदे वापस आए, 2 लोगों को अंदर, उन 2 को डाउट भी था, एक को पैर में जो अंगूठे का, ये अंगूठे जो होते हैं वो अंगूठे ऐसे होते हैं पैर के, वो ऐसे हो गए थे उनके। ये कैसे होता है कि ये आप जब नोक वाले जूते पहनते हो ना, तो उसमें आपके जो पैर होते हैं वो आगे से ऐसे बैंड हो जाते हैं, तो आपका जो अंगूठा नॉर्मल होता है वो ऐसे हो जाते हैं, दोनों 2 अंगूठे हैं ना, तो उसमें वो पॉइंट बनता है, तो आपको ऐसे नोक वाले जूते वगैरह ऐसे नहीं पहनने हैं, तो उसमें आपको पॉइंट, उसको डाउट भी था उस लड़के को, और उसको मिला भी उसमें पॉइंट। फिर उसके बाद एक लड़के को दांत में डाउट था, उसको डाउट मिला, क्योंकि उस टाइम पर उनका नाम पूछा गया था और उनको लिखा गया था पॉइंट को उस पर्ची में। तो मतलब जिन जिन बंदों की पर्ची बनाई थी उनको दिक्कत हुई है, उनको रीमेडिकल मिला है। फिर उसके बाद हम 5 को बुलाया गया, जिनमें से 3 को बोला कि आपका क्या नाम है, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर 4। उन्होंने 2 की पर्ची बनाई थी, उन्होंने जेब से पर्ची निकाली और 2 का नाम बोला कि ये रुको, बाकी ये 3 भाग जाओ। तो हम लोग वहां से जल्दी निकले। फिर हमको ये नहीं पता था कि वो जो 2 ने रोक रखे हैं वो अनफिट है, या फिर हम जो अंदर आए हैं 3 वापस वो हम अनफिट हैं, क्योंकि किसी को फिट या अनफिट नहीं बोला था। फिर हम लोग और आधे घंटे समथिंग इंतजार करते रहे। फिर उसके बाद वहाँ कुछ लोगों से फार्म भरवाए जाने लगे कि अब आप मतलब जो जिनको रीमेडिकल मिला था उनसे फॉर्म भरवाए जाने लगे कि आपको रीमेडिकल मिल रहा है यहाँ पे। हम लोगों को तभी नहीं पता था। फिर एक आर्मी वाले मतलब जो आईटीबीपी के कांस्टेबल थे वो आए और उन्होंने बोला हमको कि उन्होंने पूछा कि ये बंदे कैसे बैठे हुए हैं यहाँ पे कमरे में। तो फिर हम लोगों को वहाँ से उठाया उन्होंने बोला ठीक है चलो जाओ। हमने बोला कि सर, फिर उन्होंने बोला हमको ये नहीं पता फिट है अनफिट है। बोले ठीक है वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद हम लोग वापस चले गए। उन लोगों को रीमेडिकल का पॉइंट मिला था। रीमेडिकल में आपको डरना नहीं है। ये होता है कि एक मेडिकल ऑफिसर आपके पूरे पॉइंट चेक कर रहा है, वो किसी चीज़ का स्पेशलिस्ट नहीं है। अगर आपको दांत में पॉइंट मिला है तो अगले दिन या 1-2 दिन बाद आपको बुलाया जा रहा है, उसमें आपको बुलाया जा रहा है। फिर उसके बाद आपको चेक करवाया जा रहा है। आपको जो स्पेशलिस्ट है, जैसे टीथ स्पेशलिस्ट है, जो ईएनटी स्पेशलिस्ट है, उनके आपको ईयर में अगर पॉइंट मिला है तो आपको उसके पास भेजा जाएगा। फिर वो चेक करेंगे। अगर वो कह देते हैं कि हाँ फिट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आपको फिट दे दिया जाएगा। अगर आपको उन्हें अनफिट कर दिया तो फिर आपको अनफिट दे दिया जाएगा। ऐसा हो रहा है उसमें। तो आप आराम से, कोई डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा ऐसा मेडिकल हो रहा है। फिर हम लोग बाहर निकल गए। अब रिजल्ट का क्या है, रिजल्ट कब आ रहा है, तो ऐसा मेडिकल हुआ था मेरा। एक आध 2 फोटोज हैं, मैं आपको 20-20 लगा दूंगा। किसी को कोई पर्ची नहीं मिलती है फिट होने की या अनफिट होने की। इनका रीमेडिकल था, उनको फॉर्म भरवाया गया था। बस ऐसा हुआ मेडिकल। और इसमें ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं करने वाला हूँ मैं। जो है साफ है। एसएसजी ग्रेटर नोएडा आईटीबीपी में मेरा मेडिकल हुआ था। और दिल्ली में बस इतना ही है। अगर आपको कोई भी पॉइंट, कोई भी डाउट लगता है, छूट गया है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट करके। और थैंक यू। अब मेरे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है कि मैं लाइव आ जाऊँ। अगर मेरे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, अगर लाइव खुल पाएगा तो मैं किसी दिन लाइव आ जाऊँगा। फिर आप मेरे को लाइव कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक वगैरह कर देना। मन हो तो, ऐसे डजंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। डिटेल देना काम था, क्योंकि बहुत लोगों को ज़रूरत थी कि हाँ मेरे को डिटेल चाहिए, डिटेल चाहिए, डिटेल वीडियो चाहिए। क्या होता है ना, देखिए कई जगह आपको रिव्यू मिले पड़े होंगे, कोई पूछता है कि कैसे हुआ मेडिकल। जो बंदा वहाँ से निकला है, जो वहाँ से आया है, अगर वीडियो बनाएगा, कहते हैं ना कि जब कोई बात यहाँ से वहाँ जाती है तो आगे जाते जाते चेंज हो जाती है। वो दूसरे को बताएगा, मैंने किसी और को बताई, आपने किसी और को बताई, तो चीज़ चेंज हो जाती है। जो बंदा अंदर गया है, वो वहाँ से आया है, वो जनरली आपको वही चीज़ें बताएगा जो आपको बिल्कुल 100% रियल होंगी। ठीक है। तो आप जो मेडिकल देके आया है, जो आपको थोड़ी सी ट्रस्टेबल लगे, आप उस पर वीडियोस देखें और उसको बनाएं। कि कोई बंदा वहाँ ट्रेनिंग पे आया किसी चीज़ की और वो कह रहा है कि यहाँ ये बंदा है, इनका मेडिकल ऐसा ऐसा हुआ था, वो नहीं। जो बंदा आपको अंदर से आया है वो आपको मेडिकल अगर बता रहा है तो ऑब्वियसली वो सही होगा। अगर आपको किसी चीज़ पे कोई डाउट लगता है तो आप जरूर बताएं। और बस थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ अपने मार्क्स जरूर बताइएगा, आपके एसएससीडी में कितने मार्क्स हैं, और आप कौन सी स्टेट से हैं और कहाँ से हैं आप, तो आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं जरूर बताइएगा। और आपका सेंटर कहाँ पे पड़ा है, ये 2-3 चीज़ें अगर आप बताएंगे मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट जिनका मेडिकल है, और दें आराम से। ओके, थैंक यू।
बाय।